इजराइल चले गए। अरे भाई, ईरान से रखनी चाहिए थी आपको, पुरानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, लेकिन ये उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। विदेश नीति में जीत हुई है, 2 जहाज ईरान ने भेज दिया, ये तो भारत सरकार की विदेश नीति की जीत हुई है। आप ये क्यों नहीं कहते कि 22 जहाज हमारे वहाँ फंसे हुए हैं, केवल 2 तो आपको दिखाई दे गए जो वहां से आ गए, जो 22 हमारे फंसे हुए उनका नाम नहीं ले रहे। अरे क्या बातें कर रहे हो आप, ये तो सरकार जबरदस्ती लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हल्ला काट दिया, 2 जहाज आ गए, 2 जहाज आ गए। अरे भैया, ये 2 जहाज तो 2 दिन के लिए हैं। ऐसे हमारे पर डे हमारे यहाँ एक जहाज की जरूरत पड़ती है, तब पूर्ति हो पाती है। तो ये आपको प्रधानमंत्री जी के बातों पर विश्वास नहीं है? अरे प्रधानमंत्री जी तो नोटबंदी के बाद कह रहे थे कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, देश की समस्याएं खत्म हो गई क्या? उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। प्रधानमंत्री तो 2 ऐसे संतों को एक साथ जोड़ के उनका सत्संग करा देते हैं जिनके जन्म में ही 100 साल का अंतर है। तो प्रधानमंत्री जी की बातों पर मत जाइए, उनके लिए जो भाषण लिखते हैं वो बड़े क्या कहना चाहिए, उन्हें समझ नहीं है। वो जो उनके स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी वही बोल देते हैं। सरकार की आंखों में खटक रहे थे। वो क्यों खटक रहे थे कि सरकार ने कुछ वायदा किया था लद्दाख के लोगों से, तो सोनम वांगचुक कह रहे थे भाई टाइम गुजर गया है, अब जो आपने वायदा किया था 370 हटाते समय, उसको वायदे को पूरा कीजिए। तो वो वायदा ये सरकार पूरा कर नहीं पा रही है। सरकार की नजर जो वहाँ खनिज है ना, लेह लद्दाख में बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं, तो उनकी नजर अब उस पर है कि किसी तरीके से अपने मित्र अडानी या अंबानी को वहाँ पट्टे दे दो, कुछ किसी तरीके से उनकी कंपनियों का वहाँ आप जो है क्या कहना चाहिए, वर्चस्व कायम कर दो। वो सोनम वांगचुक नहीं होने दे रहे थे, तो इसलिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया था। और सरकार ने ये राजीबाजी नहीं छोड़ा है, उन्हें गैर राजी छोड़ा है। वो आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे है कि कोर्ट ने कह दिया था कि जो आपने चार्ज लगाए हैं वो जरा हमें वीडियो क्लिप दिखाइए जिसके माध्यम से इन्होंने, आपका कहना ये है कि इन्होंने पब्लिक को भड़काया, तो वो वीडियो क्लिप है आपके पास? उनके सरकारी वकील ने कह दिया हाँ जी है, तो वो हमें वीडियो दिखाइए जो आप कह रहे हैं, इन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर आप इनको देशद्रोही ठहरा रहे हैं। तो जब कोर्ट ने वीडियो देखने की बात कर दी तो फिर लगा इनको कि भाई अब तो कलई खुल जाएगी हमारी, अब तो कोई उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जो देशद्रोही हो, और हमने देशद्रोही धाराएं लगा के इनको बंद किया है। तो मजबूरी बस इस सरकार ने उनको बाहर करवाया। इफ्तार पार्टी हुई, कुछ युवा ने इफ्तार पार्टी की, गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी किया, अब उस पर बड़ा विवाद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये हमेशा से बांटने की थ्योरी है, ये हमेशा से बांटने की थ्योरी पे बीजेपी काम करती है। धर्म को धर्म से यदि ये लड़ाएंगे नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, बिल्कुल ताला लग जाएगा इनकी दुकान पे। तो इनके तो जो इनका मेन एजेंडा है वो यही है कि लोगों को इकट्ठा मत रहने दो, लोगों को प्यार मोहब्बत से मत रहने दो, लोगों में किसी न किसी से लड़ाते रहिए, आप झगड़ा कराते रहिए। हरियाणा में चले जाइए आप, वहाँ जाट वर्सेस अदर कर देते हैं ये। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ यादव वर्सेस अदर कर देते हैं। अरे भाई, यादव क्या हिंदू नहीं है? उस टाइम इनके लिए यादव हिंदू नहीं होते, ऐसे ही हरियाणा में जाट हिंदू नहीं होते। तो ये इनकी रणनीति है ये कि किसी तरीके से देश के लोगों को बांट के रखो। तो जबकि ये नारा देते हैं कि तो बटोगे तो कटोगे, इसका जस्ट ठीक उल्टा है कि ये जबरदस्ती लोगों को बांटते हैं, और बांटने से इनको फायदा होता है, इनको एक तबका वोट कर जाता है, वो इनको अपना हितैषी समझ लेता है, जबकि वास्तविकता ये कि ये न तो धर्म के हितैषी है न देश की। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़ और हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमित यादव जी। सर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, सोनम वांगचुक अभी जेल से उनकी रिहाई हुई है, सरकार ने जिस तरह से उन पर एनएसए लगाया था, फिर एनएसए वापस ले लिया, फिर उनकी रिहाई हुई है, तो क्या आप देशद्रोही वो नहीं है? सोनम वांगचुक कल भी देशद्रोही नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होंगे। सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सोनम वांगचुक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, वो देश के लिए एक धरोहर हैं। ये तो सरकार इतनी सत्ता के मद में चूर हो गई है कि किसी को कुछ समझती नहीं है। इनके यहाँ तो जो गोबर हैं, जो बिल्कुल अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल जाहिल हैं, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, जो इनकी हाँ में हाँ करते रहते हैं, ऐसे लोग पसंद हैं। तो आप ये मान लीजिए सोनम वांगचुक ऐसे व्यक्ति हैं कि हिंदुस्तान तो छोड़िए आप, वर्ल्ड के लोग उनसे सीखते हैं, और उनके कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि यूनिक हैं, जो उन्होंने आविष्कार किए हैं वो यूनिक हैं। दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे यूनिवर्सिटी के लोग उनसे सीखने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को जो सप्ताह के आंख में आंख डाल के ना उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए थे, तो हमारे यहाँ के जो इस टाइम शासन में बैठे हुए लोग हैं, इन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई हमसे सवाल करे। सारी गलती उनकी ये थी कि उनसे वो सवाल करने लगे थे। तो सरकार ने उसमें लगता है सोनम वांगचुक को अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए एनएसए लगाया, फिर एनएसए हटा भी लिया। इसे पर्सनल खुन्नस कहिए या ये कहिए कि सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को बाहर नहीं देखना चाहती जो सरकार के क्रियाकलापों पे, जो सरकार कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। तो आप ये मानिए सोनम वांगचुक
सरकार की आंखों में खटक रहे थे। वो क्यों खटक रहे थे कि सरकार ने कुछ वायदा किया था लद्दाख के लोगों से, तो सोनम वांगचुक कह रहे थे भाई टाइम गुजर गया है, अब जो आपने वायदा किया था 370 हटाते समय उसको वायदे को पूरा कीजिए। तो वो वायदा ये सरकार पूरा कर नहीं पा रही है। सरकार की नजर जो वहाँ खनिज है ना, लेह लद्दाख में बहुत सारे खनिज पाए जा रहे हैं, तो उनकी नजर अब उस पे है कि किसी तरीके से अपने मित्र अडानी या अंबानी को वहाँ पट्टे दे दो, कुछ किसी तरीके से उनकी कंपनियों का वहाँ आप जो है क्या कहना चाहिए वर्चस्व कायम कर दो। वो सोनम वांगचुक नहीं होने दे रहे थे, तो इसलिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया था। और सरकार ने ये राजीबाजी नहीं छोड़ा है, उन्हें गैर राजी छोड़ा है। वो आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि कोर्ट ने कह दिया था कि जो आपने चार्ज लगाए हैं वो जरा हमें वीडियो क्लिप दिखाइए जिसके माध्यम से इन्होंने, आपका कहना ये है कि इन्होंने पब्लिक को भड़काया, तो वो वीडियो क्लिप है आपके पास? उनके सरकारी वकील ने कह दिया हाँ जी है, तो वो हमें वीडियो दिखाइए जो आप कह रहे हैं, इन पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर आप इनको देशद्रोही ठहरा रहे हैं। तो जब कोर्ट ने वीडियो देखने की बात कर दी तो फिर लगा इनको कि भाई अब तो कलई खुल जाएगी हमारी, अब तो कोई उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जो देशद्रोही हो, और हमने देशद्रोही धाराएं लगा के इनको बंद किया है। तो मजबूरी बस इस सरकार ने उनको बाहर करवाया है। सर आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आसाराम बापू ने जिस तरह से अभी पैरोल पे फिर बाहर आए, अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, बनारस गए दर्शन करने के लिए, सोनम वांगचुक ऐसे साइंटिस्ट रेपिस्ट बाहर बार बार घूम रहे हैं और साइंटिस्ट लोग जेल में, मतलब हमारे देश की किस दिशा में जा रही है? देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, जितने भी देश हैं जो धार्मिक कट्टरता के आधार पर चल रहे हैं, उन सारे देशों में आप जाके देख लीजिए कि वहाँ पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो सरकार की आंखों में खटकता है। सोनम वांगचुक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, और एक है आसाराम बापू जो बलात्कार के दोषी हैं, दोषी नहीं है, दोष उन पे एक दो सिद्ध भी हो चुके हैं। ऐसे ही राम रहीम है, उन पे भी कई अपराध हैं। अब जो ऐसे ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, वो इनके वोट बैंक में इजाफा करते हैं। हाँ, वो लोगों के दिमाग में ऐसा भरते हैं कि वो कट्टरता की तरफ लोग अग्रसर होते हैं। तो सरकार बार बार आसाराम बाबू ये रेपिस्ट लोग को बार बार पैरोल पे बाहर छोड़ती है, सरकार की मजबूरी होती है कि ऐसे ही बस नियम कानून सिर्फ मजलूमों के लिए है, सिर्फ इन पर भी लागू होता है? सरकार की कोई मजबूरी नहीं होती। सरकार केवल और केवल ये मैसेज देती है कि देखिए हम सरकार हैं, हम जिसको चाहेंगे अंदर रखेंगे और जिसको चाहेंगे बाहर रखेंगे। तो ये सरकार एक डर का माहौल बनाए रखने के लिए, पब्लिक में भय बनाए रखने के लिए, लोगों के दिल में ये बिठा के रखने के लिए कि भाई हम में बहुत पावर है, ये केवल और केवल ऐसा मैसेज देने के लिए ये इस तरीके के कृत्य करते हैं। एक अपराधियों को बाहर कर देते हैं और जो अपराधी नहीं होते हैं, जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो अच्छे नागरिक होते हैं, उनको ये अंदर कर देते हैं। आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बनारस में अभी एक इफ्तार पार्टी हुई, कुछ युवा ने इफ्तार पार्टी की, गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी किया और उस पर बड़ा विवाद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये हमेशा से बांटने की थ्योरी है, ये हमेशा से बांटने की थ्योरी पे बीजेपी काम करती है। धर्म को धर्म से यदि ये लड़ाएंगे नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, बिल्कुल ताला लग जाएगा इनकी दुकान पे। तो इनके तो जो इनका मेन एजेंडा है वो यही है कि लोगों को इकट्ठा मत रहने दो, लोगों को प्यार मोहब्बत से मत रहने दो, लोगों में किसी न किसी से लड़ाते रहिए, आप झगड़ा कराते रहिए। हरियाणा में चले जाइए आप, वहाँ जाट वर्सेस अदर कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ यादव वर्सेस अदर कर देते हैं। अरे भाई यादव क्या हिंदू नहीं है? उस टाइम इनके लिए यादव हिंदू नहीं होते, ऐसे ही हरियाणा में जाट हिंदू नहीं होते। तो ये इनकी रणनीति है ये कि किसी तरीके से देश के लोगों को बांट के रखो। और जबकि ये नारा देते हैं कि तो बटोगे तो कटोगे, इसका जस्ट ठीक उल्टा है कि ये जबरदस्ती लोगों को बांटते हैं और बांटने से इनको फायदा होता है, इनको एक तबका वोट कर जाता है, वो इनको अपना हितैषी समझ लेता है। जबकि वास्तविकता ये कि ये न तो धर्म के हितैषी है, न देश के हितैषी है, न राष्ट्र के हितैषी है। देश में पूरी गैस की किल्लत मची हुई, हाहाकार मचा हुआ है। सांसद हैं रवि किशन गोरखपुर वाले, बोल रहे हैं देश में कोई किल्लत नहीं है गैस के, विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? ये बिल्कुल सरकार झूठी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बाहर लाइनें लग रही हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है और पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो अब तक गैस सबको मिल रही थी, तो अब क्यों नहीं मिल रही? तो ये तो वही हो जाती है बात कि हमें भी पता है वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें भी पता है वो झूठ बोल रहे हैं, ये पब्लिक को भी पता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल झूठे लोग सत्ता पे काबिज हो गए। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है, दिखता कुछ है। तो इनकी बातों पे आप मत जाइए, बहुत बड़ी किल्लत है। और हमारे यहाँ किल्लत नहीं है, कई राष्ट्रों में किल्लत आ गई है, लेकिन ये साहब उसको मानेंगे नहीं। क्यों?
क्योंकि ये हमारे यहाँ जो किल्लत पैदा हुई है वो इनकी गलतियों से पैदा हुई है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा मित्र देश था। इन साहब को पता नहीं क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि ये युद्ध होने से 2 दिन पहले इजराइल चले गए। अरे भाई, ईरान से रखनी चाहिए थी आपको, पुरानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, लेकिन ये उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। विदेश नीति में जीत हुई है, 2 जहाज ईरान ने भेज दिया, ये तो भारत सरकार की विदेश नीति की जीत हुई है। आप ये क्यों नहीं कहते कि 22 जहाज हमारे वहां फंसे हुए हैं? केवल 2 तो आपको दिखाई दे गए जो वहां से आ गए, जो 22 हमारे फंसे हुए उनका नाम नहीं ले रहे। अरे क्या बातें कर रहे हो आप? ये तो सरकार जबरदस्ती लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हल्ला काट दिया, 2 जहाज आ गए, 2 जहाज आ गए। अरे भैया, ये 2 जहाज तो 2 दिन के लिए हैं। ऐसे हमारे पर डे हमारे यहाँ एक जहाज की जरूरत पड़ती है, तब पूर्ति हो पाती है। तो ये ऐसे आपको प्रधानमंत्री जी के बातों पर विश्वास नहीं है? अरे प्रधानमंत्री जी तो नोटबंदी के बाद कह रहे थे कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, देश की समस्याएं खत्म हो गई क्या? उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ क्या? प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। प्रधानमंत्री तो 2 ऐसे संतों को एक साथ जोड़ के उनका सत्संग करा देते हैं जिनके जन्म में ही 100 साल का अंतर है। तो प्रधानमंत्री जी की बातों पर मत जाइए। उनके लिए जो भाषण लिखते हैं वो बड़े क्या कहना चाहिए, उन्हें समझ नहीं है। वो जो उनके स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी वही बोल देते हैं। तो उनकी बातों पे आपको बहुत ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है। आपसे ये भी समझना चाहूंगा, हमारे देश की जो विदेश नीति है, कांग्रेस सरकार की जो विदेश नीति थी, आप इसमें क्या डिफरेंट करना चाहें? कैसे मतलब तुलना करेंगे? अब विदेश नीति तो विदेश नीति रही नहीं है। ये विदेश मंत्री हमारा होता था, उसका ये काम होता था कि दूसरे देशों में जाए और देश के साथ उनके कैसे अच्छे संबंध हो सकते हैं उसका निर्माण करे। लेकिन यहाँ तो कोई मंत्री कुछ है ही नहीं। विदेशों में जाना होगा तो मोदी जी जाएंगे, ऐसे ही कहीं ट्रेन को भी झंडी दिखानी होगी तो मोदी जी जाएंगे, कहीं कुछ करना होगा तो मोदी जी जाते हैं आगे। तो अब ये विदेश नीति नहीं, अब ये तो मोदी नीति हो गई है। और मोदी जी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को अपना दोस्त बताते हैं, माय डियर फ्रेंड कहते हैं। तो ये कहाँ रह गया? अब तो ये सब कुछ पर्सनलाइज कर दिया है इन्होंने। तो आप ये ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल उन्होंने विदेश नीति का तो बंटा ढार कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हमारे देश की जब विदेश नीति, अगर देश कुछ मुश्किल वक्त में पड़ेगा तो कितने देश हमारे देश को सपोर्ट करेंगे प्रेजेंट में? हमारे जो पड़ोसी देश हैं हमेशा से हमारे साथ उनके मधुर संबंध रहे। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ अभी हमारी हाल ही में युद्ध हुआ, युद्ध तो नहीं माना इन्होंने, जो है इन्होंने कहा था हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, भारत सरकार की तरफ से उसको युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई है। तो मैं भी नहीं बोलूंगा। उस टाइम पे आप ये देखिए, किसी भी पड़ोसी ने हमारे ने ये नहीं कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं।